ट्रांसपेरेंसी कानून यानी आरटीआई को जो सारा देखता है ढांचा, वो सीआईसी के अंडर आता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। उसमें अपॉइंटमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं ताकि आरटीआई की जब भी फाइनल अपील, जो सेकंड अपील जाती है, सीआईसी के सामने जाती है, और अगर कोई डिले ना हो, विलंब ना हो, उस सब को ध्यान में रखते हुए आरटीआई को कैसे लोगों तक पहुंचाना है, उन सब चीजों के बारे में सीआईसी जो है मेन बॉडी है। तो उसमें अपॉइंटमेंट्स करना बहुत जरूरी है ताकि सारे पोस्ट पे कमिश्नर्स नियुक्त हों। लेकिन ये आसान काम नहीं रहा और बार बार कैंपेनर्स को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सरकार ने जाके कुछ अपॉइंटमेंट्स की, लेकिन अब निकल के आ रहा है कि वो अपॉइंटमेंट्स भी हैं सही तरीके से नहीं की गई, ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है नहीं की गई। हमारे साथ इन सब चीजों के बारे में बातचीत करने के लिए अंजलि भारद्वाज हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अंजलि जी एक कैंपेनर हैं और उन्होंने काफी काम किया है आरटीआई पे, और हमेशा ये आवाज उठाती रही है ट्रांसपेरेंसी के बारे में। जो डीओपीटी के अब जो डॉक्यूमेंट्स निकल के आए हैं, क्या दर्शाते हैं? सरकार को कहा गया था कि अपॉइंटमेंट्स करनी है, अपॉइंटमेंट्स कुछ हुई, वहां भी सारी अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई हैं, और क्या निकल के आ रहा है सरकार के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से? देखिए सिद्धार्थ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सूचना के अधिकार कानून के तहत अगर किसी को सूचना नहीं मिलती, मतलब कि सरकार रिलक्टेंट होती है सूचना देने में, या तो भ्रष्टाचार है या फिर अब्यूज ऑफ पावर है, उसके कारण सरकार छुपाना चाहती है कागजों को, तो ऐसे में सिटीजन्स के पास यही रास्ता है कि वो कमीशन तक जाएं और सुनवाई हो। और कमीशंस को बहुत पावर्स दिए गए हैं, वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप इंफॉर्मेशन दीजिए, और पेनल्टी भी लगा सकते हैं ऑफिशियल्स के ऊपर। तो बहुत जरूरी है कि कमीशंस सही से चले, और जो आयुक्त हैं कमीशंस में, उनकी नियुक्ति सही समय से हो और सही तरीके से हो, जिससे कि ठीक इंडिपेंडेंट तरीके से कमीशंस चल सके। अब हम देख रहे हैं कि 2014 से 6.5 साल में एक भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति नहीं हुई है जब तक कि लोगों अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया। तो नॉट अ सिंगल कमिश्नर हैज बीन अपॉइंटेड विदाउट पीपल हैविंग टू अप्रोच द कोर्ट्स। अब कोर्ट्स ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सरकार को कहा है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में आप नियुक्ति कीजिए। दिसंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार को कि आप नियुक्तियां करिए 3 महीने के अंदर अंदर। अब जाकर जब नियुक्तियां हुई हैं, पहले फरवरी में करी तो उन्होंने वैकेंसी सारी फिल नहीं करी, और अब जब नियुक्तियां हुई हैं नवंबर में, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद, तब भी ये जो सारे पेपर निकल के आ रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट तो सभी पोजीशंस के लिए किया गया था, लेकिन नियुक्तियां नहीं की गई। नियुक्तियां करते समय 3 पोस्ट्स को अभी भी खाली छोड़ दिया गया है। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि अगर कमिश्नर्स नहीं होते हैं, हियरिंग्स नहीं होंगी, तो पेंडेंसी बढ़ती जाती है और लोगों को सालों साल वेट करना पड़ता है सूचना मिलने के लिए। तो आप ये सोचिए कि किसी को राशन नहीं मिल रहा, किसी को पेंशन नहीं मिल रही, वो जा रहे हैं कमीशन तक सूचना लेने के कारण, और उनको 2-2 साल वेट कराया जा रहा है। तो इस कानून का ही कोई मतलब नहीं रह जाता ऐसे लोगों के लिए। तो सरकार की तरफ से तो ऑब्वियसली जवाब हो सकता है कि जी हमने नियुक्तियां की, जैसे आपने कहा कि 2014 से एक भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ किसी भी कमिश्नर का जब तक कैंपेनर्स जो है कोर्ट नहीं गए। हालांकि एकदम पेंडेंसी को अगर देखा जाए, जैसे आप कह रहे हैं 38,000 से ज्यादा, ऑलमोस्ट 40,000 केसेस जो हैं अभी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास हैं। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, इंफॉर्मेशन डिलेड इज ऑल्सो इंफॉर्मेशन डिनाइड ये कहा जाता है। तो ऑब्वियसली अगर अब कोई अपील में जाता है तो उन्हें कितना समय इंतजार करना पड़ेगा कि उनकी अपील पे सुनवाई होगी? जैसे अगर इतने सारे केसेस का हम अगर बैकलॉग देखें, तो कब किसी की बारी आएगी सुनवाई के लिए, कितना समय लगेगा? देखिए, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में अगर अभी हम लोग कैलकुलेट करें कि जो करंट रेट ऑफ डिस्पोजल है और कितनी पेंडेंसी है, तो 2 साल से भी ज्यादा लग सकते हैं लोगों की केसेस आने में। तो अगर किसी को इंतजार करना पड़ता है रिकॉर्ड्स के लिए, फाइलों के लिए 2 साल तक, तो वो इंफॉर्मेशन का मतलब ही कुछ नहीं रह जाता। मतलब अगर किसी ने कोई इंफॉर्मेशन मांगी और सरकारी विभाग, सरकारी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री अगर नहीं दे रही इंफॉर्मेशन और आप अपील में गए आज, तो वो केस की सुनवाई मोटा मोटा 2 साल के बाद आएगी। बिल्कुल बिल्कुल।
और वो भी पता नहीं कि क्या ऑब्वियसली रिजल्ट होगा, एंड उसके बाद में भी अपील की जा सकती है, जैसे भी या तो नागरिक करेगा या सरकार भी अक्सर जाती है जब कुछ इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करने की बात की जाती है। जहां तक नियुक्ति की बात है, जैसे आपने कहा कि अभी जो है 3 पोस्ट बाकी हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ पिछले कुछ सालों में कि सारे पोस्ट जो हैं उसमें कमिश्नर्स आ गए, क्योंकि अगर जितने कमिश्नर ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है वो कामकाज जल्दी देख पाएंगे, तो थोड़ा पेंडेंसी जो है, वक्त और इंतजार कम होगा लोगों का, जल्दी केस उनका निपटारा होगा। जहां तक नियुक्ति की बात है, उसके अलावा जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस भी है, सरकार ने एक एडवर्टीजमेंट निकाला, 355 लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने अपनी बायोडेटा और कहा कि हम चाहते हैं कि हमें कंसिडर किया जाए इन पद के लिए। तो क्या जितने लोग सिलेक्ट किए गए उसी के अंदर से हैं या कुछ लोग और भी आ गए, और क्या तरीका था थोड़ा बताएं उसमें भी, मतलब आपको कुछ संदेह है? जी, जो पेपर्स निकले हैं, जो कि सरकार ने, डीओपीटी ने अब पेपर्स को अपलोड कर दिया है अपनी वेबसाइट पे, जो कि एक बहुत वेलकम स्टेप है, क्योंकि ये भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं कमिश्नर्स की, वो ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। तो अब डीओपीटी ने जो पेपर्स निकाले हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि जो नियुक्तियां हुई हैं वो बहुत आर्बिट्ररी तरीके से की गई हैं। मैं क्यों कह रही हूं ये बात, मैं थोड़ा सा बता देती हूं। देखिए, जब नियुक्तियां होनी होती हैं कमिश्नर्स की, तो एडवर्टिजमेंट निकाला जाता है जिसके लिए लोग अप्लाई करते हैं पोस्ट के लिए। और जैसा आपने कहा, 355 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की पोस्ट के लिए। ये सारे जो बायोडेटाज होते हैं, ये एक सर्च कमिटी को शॉर्टलिस्ट करना होता है उनमें से सबसे अच्छे कैंडिडेट्स को, और उनका काम है कि इन सब के बायोडेटा पढ़ें और उसमें से शॉर्टलिस्ट बनाएं। लेकिन हमने ये देखा है कि जब शॉर्टलिस्टिंग हुई तो उसमें लोगों के नाम आ गए जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया था। तो सर्च कमेटी का तो ये मैंडेट ही नहीं है, तो सर्च कमेटी ने कहां से लोगों का नाम ये ऐसे ऐड कर लिए जिन्होंने अप्लाई नहीं करा। दूसरी बात ये है कि क्या क्राइटेरिया था, सर्च कमेटी है उसने शॉर्टलिस्ट किस क्राइटेरिया पे करा। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी बहुत अच्छी जजमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि सारे के सारे क्राइटेरिया जो यूज होंगे शॉर्टलिस्टिंग के लिए वो रैशनल और ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, और लोगों को बताया जाना चाहिए कि ये क्राइटेरिया है। ना तो सर्च कमेटी की कॉम्पोजिशन के बारे में किसी को बताया गया, ना ही कोई क्राइटेरिया हमें अब समझ में आ रहा है कि अडॉप्ट किया गया था। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये आर्बिट्ररी हो गया है। और अब फाइनली जो एक ऐसे इंसान को जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया था उन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया सर्च कमेटी के द्वारा, अब उन्हें सिलेक्ट भी कर लिया गया है और वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है आज हमारे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में। तो इससे एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो पूरा इंस्टीट्यूशन है उसमें एक पब्लिक ट्रस्ट जो है वो एक डेफिसिट हो जाता है, क्योंकि किसको बनाया जा रहा है कमिश्नर वो तो बहुत समझ में आनी चाहिए लोगों को। अब ऐसे अगर हमें ये लगे कि आर्बिट्रेरीली किसी को बना दिया गया है, फेवर किया गया है, तो क्या वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे? क्या वो सरकार को बोल पाएंगे कि आप सूचना दीजिए? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। एन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ये सारा हम ट्रांसपेरेंसी कैंपेन की बात कर रहे हैं, जो पूरा कानून है जो ट्रांसपेरेंसी को लेके, पारदर्शिता को लेके है, और अगर उसमें ही मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं आ रही, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला कि पूरे सिस्टम को आप एक तरीके से ट्रांसपेरेंट कीजिए। आखिरी सवाल आपसे कि उस समय भी जो अधीर रंजन चौधरी जो थे, जो विपक्ष की तरफ से लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी थे, वो आए थे इस मीटिंग में, जो फाइनल मीटिंग जो होती है इसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं और वो जो फाइनल सिलेक्शन जो करते हैं, तो उन्होंने भी शायद अपना जो है उस टाइम ऑब्जेक्शन नोट किया था, शायद 6 पेज का उनका ऑब्जेक्शन था जो निकल के आया है। तो वो बात तो पता थी कि उस टाइम भी उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था, ये औपचारिक हुआ था। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एकदम ट्रांसपेरेंट इसको रखिए, एक रैशनल दीजिए, एक जो कायदा जो आपने अपनाया है उसके बारे में थोड़ा बताइए। ऑब्वियसली आप संतुष्ट नहीं है इसको लेके जिस तरीके से हुआ है ये। जी, जो आपने बात कही सिद्धार्थ, सिलेक्शन कमेटी जो फाइनल डिसीजन लेती है सिलेक्ट करने के लिए किसी भी कमिश्नर को, उसमें 3 मेंबर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, एक यूनियन मिनिस्टर जो कि इस बार होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी,
और साथ ही में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है लोकसभा में ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप, तो अधीर रंजन चौधरी। अब इन तीनों को मिलकर तय करना होता है कि कौन कमिश्नर बनेंगे। ये जो पेपर सब सामने आए हैं, जो कि फाइलें डीओपीटी ने अपलोड करी हैं, उसमें अधीर रंजन चौधरी ने जो चिट्ठी लिखी है, डिसेंट नोट लिखा है, वो भी सामने आया है। ये बहुत शॉकिंग बात है कि ना केवल लोगों को नहीं बताया गया कि सर्च कमेटी क्या कर रही है, वो उसका क्या सिलेक्शन, उन्होंने किस तरीके से शॉर्टलिस्टिंग करी। उनकी लेटर ये कह रही है, डिसेंट नोट ये कह रहा है कि इवन मेंबर्स ऑफ द सिलेक्शन कमेटी को नहीं बताया गया। तो किसको शॉर्टलिस्ट किया गया, क्या क्राइटेरिया था, ये सिलेक्शन कमेटी को भी नहीं बताया गया। तो ये तो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिनारियो है। और फाइनली उन्होंने भी ये लिखा है अपने डिसेंट नोट में कि आर्बिट्ररीनेस है और ऐसे लोगों को कैसे नियुक्त किया जा सकता है जिन्होंने अप्लाई तक नहीं करा। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है आज हमारे सामने कि कमिश्नर्स को जब अपॉइंट करना होता है तो सबसे बड़ी चीज है कि वो इंडिपेंडेंट हो, वो स्वतंत्र रूप से काम कर सके, सरकार से दबे नहीं, और लोगों को सूचना दिला सके बिना किसी डर और फेवर के। तो ऐसे लोगों की ही नियुक्ति होनी चाहिए है जो ये काम कर सके, और वो तभी होगा जब कोई आर्बिट्ररीनेस नहीं हो और पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां की जाएं। तो जैसे आपने कहा कि बार बार आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए अपॉइंटमेंट्स के लिए ही कि अपॉइंटमेंट्स की जाएं, ये केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, तो क्या आप ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे एक बार फिर? जी बिल्कुल। एक तो ये कि अभी भी अपॉइंटमेंट्स पूरी नहीं हुई हैं। जैसा आपने भी कहा, नियरली 40,000 केसेस पेंडिंग है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में। बहुत जरूरत थी कि सारी नियुक्तियां हों, और सारी पोस्ट्स के लिए एडवर्टिजमेंट दिया गया था, उसके बावजूद नियुक्तियां पूरी नहीं हुई हैं और ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं हुई है, आर्बिट्ररीनेस रही है। ये सारी चीजें जरूर सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग लेके जाएंगे। अंजलि भारद्वाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जैसे भारद्वाज जी बता रही थी कि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जरूर उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद ही जो है सरकार थोड़ी हरकत में आई है और कुछ पोस्ट में अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, लेकिन अब भी कैंपेनर्स का कहना है कि प्रोसीजर जो है नहीं फॉलो किया गया। और वही बात शायद जो डीओपीटी ने भी जो नोट्स और पूरी डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए, मिनट्स वगैरह उस मीटिंग के, उसमें शायद यही निकल के आ रहा है और सारी बातें जो हैं उनके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर रखी जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया।